हेलो एवरीवन, होप यू हैव बीन डूइंग वेल। तो आज मैं आइस फैंटेसी डेस्टिनी के अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फेंगशू लुओलुओ से मिलने आता है। जैसे ही लुओलुओ दरवाज़ा खोलती है वो घर के अंदर एंटर हो जाता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर लुओलुओ उससे कहती है कि मैंने तुम्हें घर के अंदर आने की परमिशन नहीं दी है। फेंगशू उसे जीनिंग कॉर्पोरेशन का स्पोक्स पर्सन होने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है। तो लुओलुओ उससे कहती है कि मैंने अभी स्पोक्स पर्सन बनने के लिए हाँ नहीं की है और ड्रीम्सकेप पहले से ही मेरा प्रोजेक्ट था, पर तुम तो इस तरह से बात कर रहे हो कि जैसे तुम मेरी मदद कर रहे हो और चाहते हो कि मैं तुम्हें इसके लिए थैंक यू भी कहूँ। सपने देखते रहो, तुम में और क्वीन हान में क्या डिफरेंस है। उसकी बातें सुनकर फेंगशू उससे कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहती हो तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहेंगी। ऐसा कहकर वो उससे बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बताता है जो लुओलुओ की जगह काम कर सकती है। पर उन सब की पिक्चर्स देखने के बाद लुओलुओ को समझ आ जाता है कि फेंगशू सिर्फ मजाक कर रहा है। फिर वो उससे पूछती है कि आखिरकार वो चाहता क्या है। अगर वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी तो क्या वो उसकी ड्रीम्सकेप प्रोजेक्ट को बर्बाद कर देगा। तो फेंगशू उससे कहता है कि वो सीरियस है और उसकी नजरों में ये सभी चॉइसेस काफी अच्छी है। उसकी बातें सुनकर लुओलुओ गुस्से में आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। उसे गुस्से में देखकर फेंगशू उसके पास आकर बैठता है। तो लुओलुओ उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फेंगशू उसे टीज करता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट लेकर वहाँ से जाने लगता है। तब लुओलुओ उससे पूछती है कि ये क्या है। तो फेंगशू उसे बताता है कि ये हमारे लेटेस्ट ड्रीम वॉच है। फेंगशू ने अभी उसे टीज करने के बहाने ड्रीम वॉच पहना दी थी। फेंगशू उसे बताता है कि ये वॉच वाटर प्रूफ, प्रेशर प्रूफ, टेम्परेचर प्रूफ और इरिमूवेबल है, इसलिए वो चाहकर भी इस घड़ी को अपनी बाजू से नहीं निकाल पाएगी। फेंगशू से ये भी बताता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के आर्टिकल 78 के मुताबिक तुम्हारे ड्रीम्सकेप में जितने भी ड्रीम्स हैं उन सब की ओनरशिप अब जीनिंग कॉर्पोरेशन के पास है। ओनरशिप से मतलब तुम्हारा अतीत, आज और भविष्य सब अब जीनिंग कॉर्पोरेशन के पास है। ये सब सुनकर लुओलुओ उससे कहती है कि फेंगशू अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। पर फेंगशू से बताता है कि तुम अगर इस घड़ी को निकालना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें अपनी बाजू काटनी होगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी लुओलुओ उसके पीछे आकर उससे कहती है कि वहीं पर रुको। उसे पीछे पीछे आते हुए देखकर फेंगशू उसे आगे की तरफ खींचता है और उससे कहता है कि अगर तुम इसी तरह से बात करती रहोगी तो मैं किसी भी इंसान को रास्ते से उठाकर स्पोक्स पर्सन बना दूंगा और फिर ये ड्रीम्सकेप बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अब याद रखो कि अब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तभी क्वीनचू भी वहाँ पर आ जाता है। फेंगशू और लुओलुओ भी उसे वहाँ पर देख लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है। क्वीनचू फेंगशू से पूछता है कि तुम्हारा असली मोटिव क्या है, तुम लुओलुओ को पसंद करते हो है ना। पर फेंगशू उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है कि क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं उसके जैसी लड़की को पसंद करूंगा। क्वीनचू उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे स्टैंडर्ड पर कोई डाउट नहीं है। फिर फेंगशू उसे बताता है कि मेरा और उसका सिर्फ काम का रिश्ता है। उसकी बातें सुनकर क्वीनचू हैरान हो जाता है। तो फेंगशू उसे बताता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरी नजरों में लुओलुओ एक ड्रीम प्रोड्यूसिंग मशीन है जो मेरे प्रोडक्ट्स के लिए काम करेगी, इसलिए मेरे और उसके बीच सिर्फ नॉर्मल बिजनेस रिलेशनशिप है। फिर क्वीनचू उससे कहता है कि तब तो ठीक है कि तुम सिर्फ एक बिजनेसमैन हो और मेरे लव राइवल नहीं हो। उसकी बातें सुनकर फेंगशू कुछ सोचने लगता है पर कोई जवाब नहीं देता है। फिर फेंगशू उससे पूछता है कि तुमने मुझे इतनी सुबह अपने साथ बहस करने के लिए तो यहाँ पर नहीं बुलाया होगा ना। फिर क्वीनचू उसे लुओलुओ के डायरी डाटा की एक कॉपी देता है जो कि दाकिन कॉर्पोरेशन के पास थी। वो फेंगशू को ये भी बताता है कि जो तुम्हारे पास डाटा है वो कॉन्टिन्यूस डाटा है, जबकि मेरे पास ड्रीमस्केप के वो सारे गायब पीसेस भी है जो तुम्हारे पास नहीं है। अगर मैं तुम्हें ये पीसेस दे देता हूँ तो तुम्हारी कंपनी सीधा काम करना शुरू कर सकती है। फेंगशू उससे पूछता है कि तुम्हें इसके बदले मुझसे क्या चाहिए, पर क्वीनचू से बताता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। फेंगशू उस डेटा कॉपी को ले लेता है। तभी क्वीनचू से बताता है कि वो चाहता है कि उसकी दाकिन कॉर्पोरेशन भी जीनिंग कॉर्पोरेशन के साथ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कॉर्पोरेट करे। फिर फेंगशू उससे पूछता है कि वो उसके साथ काम क्यों करना चाहता है। तो क्वीनचू से बताता है कि ये लुओलुओ का सपना है और वो उसके सपने को पूरा करने में उसकी मदद करना चाहता है। उसकी बातें सुनकर फेंगशू मुस्कुराता है। सीन शिफ्ट होता है और फेंगशू अपने घर वापस आता है। घर वापस आने पर कैट स्पिरिट उसके लिए दरवाजा खोलता है। कैट स्पिरिट को देखकर फेंगशू कहता है कि माफ करना, मैं गलत जगह पर आ गया। ऐसा कहकर वो वापस जाने लगता है पर फिर से वापस पीछे की तरफ मुड़कर कैट स्पिरिट की तरफ देखता है। दानदान और मिंगिया ने कैट स्पिरिट का पूरा हुलिया बदल दिया था और उसे एक मॉडर्न लुक दे दिया था। कैट स्पिरिट का ये लुक देखकर फेंगशू हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। वो कैट स्पिरिट की ड्रेस ठीक करता है। फिर उससे कहता है कि तुम हैंडसम लग रहे हो, क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा स्टार बना दूंगा और उसके बदले मैं सिर्फ 99% प्रॉफिट लूंगा, क्या कहते हो। कैट स्पिरिट उसकी तरफ देखता रहता है पर कोई जवाब नहीं देता है। फिर फेंगशू उससे कहता है कि ठीक है, हम दोनों दोस्त हैं, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा और दे देता हूँ। 98% प्रॉफिट मेरा होगा, ठीक है।
फिर कैट स्पिरिट मासूमियत से कहता है कि भले ही मैं दूसरी जगह से आया हूँ, पर मैं चमकीला तारा नहीं बनना चाहता हूँ। फिर फेंगशू अपने आप से कहता है कि ये एलियन लड़का मुझे महाराज कहकर ही बुलाता रहता है। फेंगशू को थोड़ा उदास देखकर कैट स्पिरिट उससे कहता है कि मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। ये सुनकर फेंगशू खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दान लुओलुओ से कहती है कि हम थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गए और तुमने अपने आप को बेच दिया। फिर लुओलुओ उससे कहती है कि मेरी जगह लेने के लिए उसने बहुत सारे लोगों को पहले से ही ढूंढ कर रखा हुआ था और उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने गुस्से में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। मिंगिया उससे कहता है कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले लॉयर से इसे पढ़ाना चाहिए था। फिर दान अपने आप से कहती है कि मैं हमारी बढ़ी हुई पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर ऊंचे दाम पर बेचना चाहती थी। लुओलुओ भी उसकी बातें सुन लेती है और उससे पूछती है कि तुम क्या ऊंचे दाम पर बेचना चाहती थी। दान कोई जवाब नहीं दे पाती है। फिर लुओलुओ नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर दान कहती है कि ये सब कुछ उस घटिया फेंगशू की वजह से हुआ है। उसने लुओलुओ को पहले ही किडनैप कर लिया। मुझे पता है उसने लुओलुओ को पहले ही पूरी तरह से चूना लगा दिया होगा। तभी मिंगिया और दान दोनों ही उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं और खुश हो जाते हैं। उन दोनों का रिएक्शन देखकर लुओलुओ उनसे पूछती है कि अब क्या हुआ। फिर दान उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहती है कि फेंगशू ने तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए 80 मिलियन देने का वादा किया है। तुम्हारा ये वाला कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक है। तभी दान को अनाथ आश्रम से कॉल आती है। वो लुओलुओ को अनाथ आश्रम में होने वाली एक्टिविटी के लिए इनवाइट करना चाहते थे, पर दान उन्हें बताती है कि लुओलुओ जिनिंग कॉर्पोरेशन के साथ साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बिजी है। ऐसा कहकर वो कॉल कट करने वाली थी, पर तभी लुओलुओ उससे फोन छुड़ा लेती है और उन्हें बताती है कि वो कल वहाँ पक्का आएगी, इसलिए वो उसकी मैनेजर को कल का स्केड्यूल भेज सकते हैं। कॉल कट करने के बाद दान लुओलुओ से कहती है कि तुम पहले से ही इतनी बिजी हो तो तुम चैरिटी इवेंट्स के लिए टाइम कहाँ से निकालोगी। और लुओलुओ उससे कहती है कि मैं वहाँ पर पक्का जाऊंगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर से हमें उसी रेड बस को दिखाया जाता है। तभी क्विनहान की कार भी उस रेड बस के आगे आती है। क्विनहान कार से बाहर निकलता है और इधर उधर देखने के बाद सीधा उस रेड बस के अंदर चला जाता है। बस के अंदर जाने पर यांगदान उसे देखकर मुस्कुराती है और फिर उसे वहाँ बैठने के लिए इशारा करती है। तभी हमें एक छोटे लड़के को वहाँ पर दिखाया जाता है। क्विनहान उस लड़के के पास बैठ जाता है और फिर यांगदान से कहता है कि तुम देखने में अभी भी जवान और खूबसूरत लगती हो, इसलिए मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा पहले से ही इतना बड़ा बच्चा होगा। फिर वो यांगदान के साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है कि मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ। उसकी बातें सुनकर यांगदान मुस्कुराने लगती है, पर वो लड़का काफी गुस्सा हो जाता है। क्विनहान यांगदान से आगे कुछ कहने वाला था, पर तभी वो लड़का अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके क्विनहान का गला दबाकर उसे बस की छत के ऊपर आधा लटका देता है। थोड़ी देर बाद यांगदान उस लड़के से कहती है कि ठीक है, अब बहुत हुआ, अब उसे जाने दो। यांगदान की बात मानकर वो लड़का क्विनहान को छोड़ देता है और क्विनहान सीधा ऊपर से अपनी सीट पर गिरता है। क्विनहान उस लड़के की तरफ देख रहा था। तब यांगदान क्विनहान को बताती है कि ये हमारा साथी है जिसे मैंने बहुत मेहनत से ढूंढा है, इसीलिए हम सभी अब से एक ही टीम में हैं। फिर यांगदान उससे कहती है कि मैंने तुम्हें आज यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हारी किसी चीज में मदद चाहिए। क्विनहान हाँ में सिर हिलाते हुए इशारे में उससे कहता है कि वो अपनी बात कह सकती है। थोड़ी देर बाद क्विनहान बस से बाहर निकल जाता है। क्विनहान के वहाँ से जाने के बाद वो छोटा लड़का यांगदान से पूछता है कि तुमने इतने बेवकूफ इंसान को ही अपनी मदद करने के लिए क्यों ढूंढा? क्या फायर ट्राइब में तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं बचा है? उसकी बातें सुनकर यांगदान गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मत भूलो कि गॉड वर्ल्ड और इंसानी वर्ल्ड के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर कोई गॉड वर्ल्ड से यहाँ आकर इस मॉर्टल वर्ल्ड में इंसानों को चोट पहुँचाएगा तो वो गॉड अपनी सारी मैजिकल पावर्स खो देगा। हम गॉड्स अपनी मैजिकल पावर्स खोने के डर से लुओलुओ के नजदीक नहीं जा सकते हैं, पर ये इंसान आसानी से लुओलुओ के नजदीक जा सकता है। इंसानों के षड्यंत्र करने के मामले में तो हम अपनी उनसे तुलना भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें इंसानों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये सुनकर वो लड़का गुस्सा हो जाता है और यांगदान से कहता है कि मुझे आज से पहले किसी भी काम को करने के लिए किसी भी साथी की जरूरत नहीं पड़ी है। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी यांगदान उससे कहती है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम ये बात याद रखो कि इकलौता गॉड जो तुम्हारी यंग कॉन्गशी से बचने में मदद कर सकता है वो मैं हूँ। उसकी बातें सुनकर वो लड़का वापस पीछे की तरफ मुड़ता है और यांगदान की तरफ देखता है। दरअसल स्नो ब्लेड सिटी में जब फेंगशू और यंग कॉन्गशी वहाँ के राजकुमार थे, उस समय भी यंग कॉन्गशी अपने भाई से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसका सबसे बड़ा डर भी यही था कि कहीं उसके भाई को कुछ हो न जाए। और आइस वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ऐसी तलवार थी जो फेंगशू की जान ले सकती थी, इसीलिए फ्यूचर में ताकि उस तलवार की वजह से फेंगशू की जान को किसी तरह का कोई खतरा ना हो, यंग कॉन्गशी अकेले ही उस तलवार को अपने काबू में लेने के लिए चला गया था। और ये छोटा लड़का उसी तलवार की स्पिरिट है।
प्रेजेंट में यांगदान स्वॉर्ड स्पिरिट से कहती है कि अतीत में लुओ लुओ ने फेंगशुओ की जान बचाने के लिए विल ऑफ द फॉलन की पावर का यूज करके तुम्हारी सभी सातों इमोशन स्वॉर्ड स्पिरिट्स को नष्ट कर दिया था। अगर तुम कभी भी यिंग कांगशी से अपने आप को आजाद नहीं कर पाओगे तो तुम लुओ लुओ से अपना बदला कैसे लोगे। उसकी बातें सुनकर स्वॉर्ड स्पिरिट उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें लुओ लुओ को ऑर्फनेज के उस चैरिटी इवेंट को अटेंड करते हुए दिखाया जाता है। पर जब मिंगी और दान दान बच्चों में केक बांट रहे थे तभी अचानक से एक लड़का एक छोटे लड़के को धक्का देकर आगे आता है। वो रूड लड़का कोई और नहीं बल्कि स्वॉर्ड स्पिरिट ही था। प्लेट की जमीन पर गिरने की आवाज सुनकर लुओ लुओ भी वहाँ पर आ जाती है। सब कुछ जानने के बाद लुओ लुओ स्वॉर्ड स्पिरिट को डांटने लगती है, पर तभी अचानक से उसे अपने फोन की रिंग सुनाई देती है। इससे लुओ अपना फोन ढूंढते हुए बाहर चली जाती है। पर जैसे ही लुओ लुओ पीछे मुड़ती है वो स्वॉर्ड स्पिरिट को देखती है। स्वॉर्ड स्पिरिट के हाथ में लुओ लुओ का फोन था। वो लुओ लुओ को चिढ़ाकर उसका फोन लेकर वहाँ से भागने लगता है, इसलिए लुओ लुओ भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। ऑर्फनेज के एक सुनसान एरिया में पहुंचने के बाद स्वॉर्ड स्पिरिट लुओ लुओ के सामने आ जाता है और उसे उसका फोन देने लगता है। पर जैसे ही लुओ लुओ उससे अपना फोन वापस लेने लगती है वो अपना वो हाथ पीछे कर देता है और अपने दूसरे हाथ में एक लाल आंखों वाली जादुई डॉल लुओ लुओ को दिखाता है। उस डॉल की लाल आंखों में देखने के बाद लुओ लुओ को उसके अतीत की यादें आने लगती है। वो अपने अतीत में अपने आप को, एक जल परी को और फेंगशुओ को देखती है। फेंगशुओ एक जगह पर बंधा हुआ था और उसके अंदर स्वॉर्ड स्पिरिट के सातों इमोशंस थे। उन सातों इमोशन स्वॉर्ड स्पिरिट्स की वजह से फेंगशुओ को अक्सर दौरे पड़ते थे, जिसकी वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था। यिंग कांगशी को भी ये बात पता थी, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करके बार बार उन सातों इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता था। पर एक बार वो सातों स्वॉर्ड स्पिरिट्स फेंगशुओ के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो जाती है, जिस वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उस वक्त लुओ लुओ फेंगशुओ की बॉडीगार्ड थी और वो काफी स्ट्रांग थी और उसी ने फेंगशुओ को उन 7 इमोशन स्वॉर्ड स्पिरिट्स से बचाने के लिए यिंग कांगशी की तलवार से उस तलवार की सभी सातों इमोशन स्वॉर्ड स्पिरिट्स को नष्ट कर दिया था। वो तलवार उन सभी सातों स्वॉर्ड इमोशन स्पिरिट्स को खा गई थी। प्रेजेंट में लुओ लुओ अभी भी उस डॉल के मैजिक की वजह से सम्मोहित थी। तभी एक आदमी उसके पीछे आकर उसे रीम गार्डियन कहकर बुलाता है, जिसकी वजह से लुओ लुओ का सम्मोहन टूट जाता है और वो स्वॉर्ड स्पिरिट से पूछती है कि वो उसे रीम गार्डियन कहकर क्यों बुला रहा है। पर तभी उसे एहसास होता है कि उसे स्वॉर्ड स्पिरिट ने नहीं बल्कि किसी और ने रीम गार्डियन कहकर बुलाया है, इसीलिए वो पीछे मुड़कर देखती है। पर तभी वो आदमी लुओ लुओ को किडनैप कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ फेंगशुओ, जो अपने घर में बैठे हुए लुओ लुओ की ड्रीमस्केप को देख रहा था, अपने आप से कहता है कि लुओ लुओ की ड्रीमस्केप में इतनी सारी एंशिएंट लव स्टोरीज कैसे है। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये सभी लव स्टोरीज मेरे सपनों से मैच करती है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक से लुओ लुओ की ड्रीमस्केप की वीडियोस चलना बंद हो जाती है और अचानक से लुओ लुओ की ड्रीम वॉच उस सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फेंगशुओ को लुओ लुओ के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। लुओ लुओ उन आवाजों में मिंगे और दान दान से मदद मांग रही थी। उन आवाजों को सुनने के बाद फेंगशुओ दान दान को कॉल करके उससे लुओ लुओ के बारे में पूछता है, जिस पर दान दान उसे बताती है कि वो भी लुओ लुओ को ढूंढ रहे हैं पर वो उसे कहीं नहीं मिल रही है। कॉल कट करने के बाद फेंगशुओ लुओ लुओ को ढूंढने के लिए ऑर्फनेज की तरफ जाने लगता है। पर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है, मिंगना वहाँ पर आ जाती है और उससे रोककर पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। फेंगशुओ उससे कहता है कि उसे बहुत ही जरूरी काम है और वो आकर उससे बात करेगा, पर मिंगना उसकी बात नहीं मानती है और उससे कहती है कि तुम हमेशा ऐसा ही कहते हो कि तुम बिजी हो। फिर फेंगशुओ उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तो मिंगना उसे अपनी बाजू दिखाते हुए कहती है कि मैंने भी ड्रीम वॉच पहनी है। ये सुनकर फेंगशुओ उससे कहता है कि तुम इस ड्रीम वॉच को मेरे डेस्क पर रख दो, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं इसे देख लूंगा। लुओ लुओ की ड्रीम वॉच में लगे हुए जीपीएस ट्रैकर की वजह से फेंगशुओ उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेता है और एक बहुत ही पुरानी फैक्ट्री में पहुंचता है। वहां पहुंचने पर वो लुओ लुओ को जमीन पर बेहोश गिरा हुआ देखता है। वो लुओ लुओ के पास जाकर उसे जगाने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। लुओ लुओ को अभी भी थोड़ा होश था, पर तभी अचानक से बहुत सारे लोग वहां पर आकर उन दोनों को घेर देते हैं। अब तक लुओ लुओ फिर से बेहोश हो चुकी थी। फेंगशुओ के पास कोई और ऑप्शन नहीं बची थी, इसलिए वो उन सभी गुंडों के साथ फाइट करने लगता है। पर तभी एक आदमी उस पर चाकू से हमला करता है। रिफ्लेक्सेस की वजह से फेंगशुओ उस चाकू को पकड़ लेता है, पर तभी अचानक से वो चाकू पूरी तरह से बर्फ का बन जाता है और धीरे धीरे चाकू से गुजरते हुए वो बर्फ उस इंसान के पूरे शरीर में फैल जाती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से बर्फ में बदलकर टूटकर बिखर जाता है।
ये देखकर एक गुंडा लुओलुओ पर तलवार से हमला करने की कोशिश करता है, पर तभी फेंगशू आगे आ जाता है, जिसकी वजह से तलवार से उसे चोट लग जाती है। पर तभी अचानक से फेंगशू की आइस किंग की पावर्स फिर से एक्टिवेट हो जाती है और उसकी आंखें नीली हो जाती हैं, जिसकी वजह से जिस आदमी ने उस पर तलवार से हमला किया था वो आदमी भी पूरी तरह से बर्फ में बदलकर टूट जाता है। ये देखकर वो सभी गुंडे एक साथ फेंगशू पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर फेंगशू उन सभी पर अपनी आइस किंग की पावर्स का इस्तेमाल करके उन सभी को बर्फ की मूर्तियों में बदलकर तोड़ देता है। ये देखकर उन गुंडों का बॉस काफी डर गया था, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर फेंगशू उस पर भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे फ्रीज कर देता है और एक बर्फ की मूर्ति में बदल देता है। उस बर्फ की मूर्ति को देखकर फेंगशू उसके पास आता है और उसकी हालत देखकर मुस्कुराता है और फिर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस मूर्ति को भी तोड़ देता है। पर तभी अचानक से वो खुद भी बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। तभी यिंगकोंगशी भी वहां पर आ जाता है। लुओलुओ और फेंगशू को जमीन पर बेहोश गिरे हुए देखकर यिंगकोंगशी अपने आप से कहता है कि मैंने तुम दोनों को एक दूसरे से मिलने से रोकने के लिए बहुत कोशिश की, पर फिर भी ये दोनों एक दूसरे से मिल ही गए, जिसकी वजह से अब उसकी यादें और मैजिकल पावर्स दोनों ही वापस आने लगी है। यिंगकोंगशी अपने मन में लुओलुओ से कहता है कि मैं तुम्हें अपने भाई को बर्बाद करने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर वो अपनी पावर्स का लुओलुओ पर इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से लुओलुओ को होश आ जाता है। फिर यिंगकोंगशी फेंगशू को उठाकर वहां से ले जाने लगता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर लुओलुओ उससे पूछती है कि तुम उसे कहाँ लेकर जा रहे हो, पर क्योंकि लुओलुओ के शरीर में इतनी ताकत नहीं थी, इसलिए वो उसे फेंगशू को ले जाने से नहीं रोक पाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंगशू को उसके घर में दिखाया जाता है। जैसे ही फेंगशू को होश आता है तभी कैट स्पिरिट वहां पर आकर उससे पूछता है कि आपको क्या हुआ। फेंगशू इधर उधर देखने के बाद कैट स्पिरिट से पूछता है कि लुओलुओ कहाँ पर है। ये सुनकर कैट स्पिरिट कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर फेंगशू कहता है कि क्या हुआ था, मैं यहाँ वापस कैसे आया। उसकी बातें सुनकर कैट स्पिरिट उसके पास आकर बैठते हुए उससे कहता है कि आप पूरी दोपहर सो रहे थे, आपने इस कमरे के दरवाजे के बाहर एक कदम भी नहीं रखा है। ये सुनकर फेंगशू हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लुओलुओ की जान खतरे में थी, इसीलिए मैं उसे ढूंढते हुए उसके पास गया था। तभी उसे याद आता है कि लुओलुओ को बचाने की कोशिश में उस पर एक आदमी ने हमला किया था। फिर फेंगशू कैट स्पिरिट से कहता है कि मुझे अभी भी याद है, मेरे शरीर पर बहुत सारी चोटें लगी थी। ऐसे कहकर वो अपने शरीर पर लगी हुई चोटों को देखने लगता है, पर तब उसे एक भी चोट दिखाई नहीं देती। फिर फेंगशू अपने आप से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे शरीर पर तो एक छोटी सी चोट का निशान भी नहीं है। फिर कैट स्पिरिट उससे कहता है कि आप काफी समय से बहुत थके हुए थे, इसीलिए शायद आपको कोई डरावना सपना आया होगा। पर फेंगशू उससे कहता है कि ये सपना तो बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा कहकर वो दान को कॉल करता है, पर कॉल पर उसे पता चलता है कि लुओलुओ अपने घर में सो रही है। फेंगशू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर तभी कैट स्पिरिट उससे कहता है कि जब से आपने उस लुओलुओ के साथ काम करना शुरू किया है, तब से लेकर अब तक आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, इसीलिए मुझे लगता है कि आपको आराम करने की जरूरत है। ऐसे कहकर कैट स्पिरिट वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद फेंगशू अपने आप से कहता है कि ये बहुत ही अजीब बात है, मेरे नए सपने मुझे हकीकत से भी ज्यादा सच क्यों लग रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें लुओलुओ को उसके घर में दिखाया जाता है। लुओलुओ का बुखार अब थोड़ा कम हो चुका था, और लुओलुओ की बातें सुनने के बाद मिंग ये कहता है कि लुओलुओ ने बहुत सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ रखी है और उसे बहुत तेज बुखार भी था, इसी वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो गया है और वो ऐसी बातें कर रही है। ये सुनकर दान उससे कहती है कि बकवास करना बंद करो। फिर लुओलुओ उन दोनों से कहती है कि मैं सच कह रही हूँ। उस लड़के ने मुझे एक बहुत ही अजीब सी डॉल दिखाई, जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और दुनिया में पहुँच गई हूँ। और हाँ, उस डॉल में से बहुत सारे बच्चों की आवाजें आ रही थी जो मुझे ड्रीम गार्डियन कहकर बुला रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि मैं उन्हें नहीं खाऊं। ये सब कुछ बहुत डरावना था। लुओलुओ की बातें सुनने के बाद मिंग दान से कहता है कि दान ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम ही लुओलुओ को हॉरर स्क्रिप्ट्स पढ़ने के लिए फोर्स करती रहती हो। पर दान उससे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम अपना दोष मेरे सर पर मत डालो। ऐसे कहकर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैट स्पिरिट यिंगकोंगशी से मिलने जाता है, पर यिंगकोंगशी से मिलने पर वो देखता है कि यिंगकोंगशी को बहुत सारी चोटें लगी हुई है। ये देखकर कैट स्पिरिट उससे कहता है कि तुम्हें भला कौन चोट पहुंचा सकता है, जब तक कि तुमने इंजरी स्वैपिंग मैजिक का यूज ना किया हो। पर यिंगकोंगशी से कोई जवाब नहीं देता है। फिर कैट स्पिरिट कहता है कि तुमने इंजरी स्वैपिंग मैजिक का यूज करके महाराज के शरीर पर लगी हुई चोटों को अपने शरीर पर ले लिया। यिंगकोंगशी मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुमने इस बार मेरे साथ बहुत अच्छे से कॉर्पोरेट किया, पर प्लीज ये बात याद रखना कि इस दुनिया में जब तक मेरा भाई 28 साल का नहीं हो जाता है, हमें लुओलुओ को मेरे भाई को पहचानने से रोकना होगा। यिंगकोंगशी कैट स्पिरिट को उसके साथ कॉर्पोरेट करने के लिए और उसकी चिंता करने के लिए थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी कैट स्पिरिट उसे रोकने की कोशिश करता है, पर यिंगकोंगशी नहीं रुकता है और धुंध बनकर वहाँ से चला जाता है।
सीन शिफ्ट होता है और हमें यांगदान को दिखाया जाता है। अचानक से उस जगह का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तभी हमें यिंग कोंगशी को वहाँ पर दिखाया जाता है। यिंग कोंगशी के गुस्से की वजह से वहाँ पर बहुत सारी चीजें बर्फ में बदल चुकी थी और यिंग कोंगशी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके यांगदान पर भी हमला करता है। फिर यिंग कोंगशी यांगदान से कहता है कि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी पर तुमने मेरी चेतावनी क्यों नहीं सुनी। फिर यांगदान उससे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि फेंगशुओ भी वहाँ पर आ जाएगा। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम अकेले ही उन दोनों को मिलने से रोक पाओगे? भोले बनना बंद करो, तुम्हें पता है कि तुम भी ऐसा नहीं कर सकते हो। पर उसकी बातें सुनकर यिंग कोंगशी गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके यांगदान के गले को जोर से दबाते हुए उससे कहता है कि अगर अगली बार से तुम इस मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। उसकी बातें सुनकर यांगदान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ और वैसे भी तुमने मुझे ये जिंदगी दी है, इसलिए अगर तुम चाहते हो तो तुम इसे वापस भी ले सकते हो। ये सुनकर यिंग कोंगशी उसका गला छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी यांगदान उससे पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर सकती हूँ पर तुम मेरे बारे में थोड़ा सा भी क्यों नहीं सोच सकते हो। पर यिंग कोंगशी उसे कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर यांगदान बहुत दुखी हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।